नमस्कार। आज हम सीखने और प्रेरित करने के एक ऐसे तरीके पर बात कर रहे हैं जो पहली नज़र में थोड़ा हैरान कर सकता है। ज़रा सोचिए कि बच्चे हैं, सामने कोई टीचर या ट्रेनर नहीं है और वो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। पर सिर्फ सुन नहीं रहे, उसमें एक्टिवली हिस्सा भी ले रहे हैं। हमारे पास इससे जुड़े कुछ स्रोत हैं। विद्यार्थी प्रेरणा संवाद नाम की एक पहल के बारे में, इसमें एक प्रिंसिपल से हुई बातचीत के कुछ अंश हैं और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में भी थोड़ी जानकारी है जो बच्चे सुनते हैं। तो आज हमारा मकसद है कि इस इंटरैक्टिव ऑडियो संवाद को थोड़ा खोलकर देखें, समझिए कि आखिर है क्या, कैसे काम करता है और सबसे ज़रूरी बात, ये बच्चों को जोड़ने में इतना कामयाब क्यों हो रहा है, वो भी तब जब कोई उन्हें देख भी नहीं रहा। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो जैसा हमने समझा, ये बेसिकली एक रिकॉर्डेड ऑडियो प्रोग्राम है। बच्चे इसे सुनते हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल लेक्चर जैसा नहीं है। इसमें खास चीज़ है, बीच बीच में बच्चों से सवाल पूछे जाते हैं और उन्हें हाँ या ना में जवाब देना होता है। और ये सब हो रहा है बिना किसी लाइव ट्रेनर के। ये थोड़ा अलग सा नहीं लगता? हाँ, ये पारंपरिक तरीकों से काफ़ी अलग है। और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि जुड़ाव बनाने के लिए हो रहा है। बच्चों का वो हाँ या ना में जवाब देना वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि वो ध्यान से सुन रहे हैं और जो कहा जा रहा है उसे समझ रहे हैं। असल में उन्हें जवाब देने के लिए सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। सही बात है। बिना समझे तो कोई कैसे जवाब देगा? बिल्कुल। अगर वो समझ नहीं रहे तो वो कॉन्फिडेंस से हाँ या ना कह ही नहीं पाएंगे। और इस पूरे संवाद का जो मुख्य लक्ष्य है वो है बच्चों में पॉजिटिव सोच को बढ़ावा देना, उसे मजबूत करना। अच्छा, और ये पॉजिटिव सोच जगाने के लिए स्रोत बताते हैं कि एक कहानी का इस्तेमाल किया गया है, एक गुब्बारे वाले की कहानी। ये तो बच्चों तक पहुंचने का एक क्लासिक तरीका है। कहानियां तो हमेशा काम करती हैं। इस गुब्बारे वाली कहानी में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना असरदार बनाता है? कहानियाँ हमेशा पावरफुल होती हैं क्योंकि वो मुश्किल विचारों को भी आसान बना देती हैं, याद रखने लायक बना देती हैं। जहाँ तक गुब्बारे वाले की कहानी का सवाल है, हमारे स्रोत यही बताते हैं कि उसका जो सार है वो इस बात पर है कि गुब्बारे का रंग चाहे कोई भी हो, लाल, पीला, नीला, उसके ऊपर जाने की जो क्षमता है वो रंग पर निर्भर नहीं करती। वो निर्भर करती है उसके अंदर भरी हवा या गैस पर, यानी अंदर क्या है। अरे वाह, ये एक बहुत सीधा लेकिन गहरा मैसेज देता है बच्चों को कि तुम्हारी असली कीमत या तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी बाहरी चीजों में नहीं है, जैसे तुम दिखते हो या तुम्हारी बैकग्राउंड क्या है, बल्कि वो तुम्हारे अंदर के गुणों में है, तुम्हारी सोच में, तुम्हारी क्षमता में है। ये सीधे सीधे सकारात्मक आत्ममूल्य पॉजिटिव सेल्फ वर्थ और अंदरूनी क्षमता पर जोर देता है। ये तो वाकई एक बहुत सुंदर मेटाफर है, बाहरी लेबल से परे देखने की बात। लेकिन क्या सिर्फ ये कहानी बच्चों को प्रेरित करने के लिए काफी है? स्रोत एक और दिलचस्प तकनीक का जिक्र करते हैं। उन्हें उनके बचपन की याद दिलाई जाती है, खासकर वो चलना सीखते समय की। ये थोड़ा इमोशनल एंगल लगता है। हाँ, और ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत क्लेवर डिजाइन है। बच्चों को याद दिलाया जाता है कि जब वो छोटे थे, चलना सीख रहे थे, तो कितनी बार गिरे होंगे, अनगिनत बार। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या वो गिरकर वहीं रुक गए? नहीं ना। हर बार उठे, शायद रोए भी होंगे, पर फिर कोशिश की। और इसी बार बार गिरने और उठने की प्रक्रिया से ही तो वो आखिरकार चलना सीख पाए। तो ये सिर्फ एक याद नहीं है, ये दृढ़ता का और असफलता से सीखने का एक जीता जागता उदाहरण है, वो भी उनकी अपनी जिंदगी से। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उनकी अपनी जिंदगी का सबूत है कि वो मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। ये कहने जैसा है कि देखो, तुम पहले भी ऐसा कर चुके हो। एग्जैक्टली। ये उनकी अपनी पिछली सफलताओं को हाईलाइट करता है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे। और चलना सीखना तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस याद को ताज़ा करके संदेश ये दिया जा रहा है कि आज या भविष्य में जो भी चुनौतियां आएंगी, चाहे वो पढ़ाई की हो या जिंदगी की, उनका सामना भी इसी तरह हिम्मत से किया जा सकता है। सही। ये रेजिलियंस लचीलापन विकसित करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। ये बताता है कि गिरना प्रोसेस का हिस्सा है, हार नहीं। हार तो तब होती है जब आप उठने से मना कर देते हैं। वाह। ये सबक उन्हें सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी काम आएगा। ये उन्हें एक ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाता है, ये विश्वास की मेहनत से, कोशिश से वो बेहतर बन सकते हैं।
ये दिलचस्प है कि कैसे अतीत के अनुभव को भविष्य की प्रेरणा से जोड़ा जा रहा है। और भविष्य की बात आई है तो स्रोत ये भी बताते हैं कि संवाद में एक बहुत सीधा मैसेज भी है कि आज की मेहनत का फल कल मिलेगा। इसमें कहा गया है कि अगर आज मान लीजिए अगले 10 साल कोई मेहनत करता है, कुछ बनता है, तो आने वाले 40 साल आराम से गुजर सकते हैं। ये तो काफी डायरेक्ट और शायद थोड़ा प्रेशर डालने वाला मैसेज भी लग सकता है। हाँ, ये एक बहुत डायरेक्ट मैसेज है और इसे कई तरह से देखा जा सकता है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये बच्चों में लॉन्ग टर्म थिंकिंग, मतलब लंबी अवधि की सोच, और डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मजा ना लेकर सब्र करना, इसका महत्व सिखाने की कोशिश है। आज की दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए होता है, ये सिखाना कि असली और बड़े इनाम के लिए इंतजार करना और मेहनत करना जरूरी है, ये एक बहुत जरूरी लाइफ स्किल है। ये कोशिश और नतीजे के बीच एक सीधा कनेक्शन बनाता है, भले ही नतीजा तुरंत ना मिले। ये उन्हें लक्ष्य तय करने और उसके लिए डिसिप्लिन्ड रहने की प्रेरणा देता है। तो ये उन्हें एक तरह का भविष्य का रोड मैप दिखा रहा है। मेहनत करो, सफल बनो और फिर जिंदगी आरामदायक होगी। हाँ, मोटे तौर पर यही आइडिया है। हालांकि ये जरूरी है कि ऐसे मैसेज को सही कॉन्टेक्स्ट में पेश किया जाए। 40 साल आराम शायद थोड़ी बड़ा चढ़ाकर कही गई बात हो, लेकिन मूल विचार ये है कि आज की पढ़ाई और मेहनत भविष्य में बेहतर मौके और स्थिरता ला सकती है। सही है। ये जिंदगी में एजेंसी का भाव देता है कि वो अपनी मेहनत से अपने भविष्य को शक्ल दे सकते हैं, आकार दे सकते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, ये जरूरी है कि ये मैसेज बच्चों पर गलत तरीके का प्रेशर न डाले, बल्कि उन्हें संभावनाओं के लिए उत्साहित करे। स्रोत ये नहीं बताते कि इसे कैसे बैलेंस किया गया है, पर आइडिया साफ है, भविष्य आज के कामों पर निर्भर करता है। तो अब तक हमने देखा कि ये ऑडियो संवाद कहानियों का, पर्सनल यादों का और भविष्य के लक्ष्यों का, मतलब एक मिक्सचर इस्तेमाल करता है। लेकिन हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, ये सब बिना किसी निगरानी के कैसे काम करता है? क्या बच्चे सच में ध्यान दे रहे हैं और समझ रहे हैं, या सिर्फ हाँ या ना में सिरे ला रहे हैं? स्रोत कहते हैं कि बच्चे पूरी तरह से भाषण को समझ जाते हैं, तभी वो सही जवाब दे पाते हैं। ये कैसे पक्का होता है? देखिए, यहीं पर इसकी इंटरैक्टिविटी का जादू काम करता है। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, बच्चे जवाब तभी दे पाते हैं जब वो समझ रहे हों। वो हाँ या ना का सवाल पूछना सुनने वाले को पैसिव लिसनर से एक्टिव पार्टिसिपेंट में बदल देता है, मतलब निष्क्रिय श्रोता से सक्रिय भागीदार। अच्छा। जब बच्चों को पता होता है कि उनसे सवाल पूछा जाएगा, तो उनका ध्यान अपने आप बढ़ जाता है। वो सिर्फ सुन नहीं रहे होते, वो समझने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि जवाब दे सकें। हाँ या ना में जवाब देने का ये जो सरल सा काम है, ये भी उन्हें कंटेंट से जोड़ता है और उनकी समझ को मजबूत करता है। ये एक तरह का तुरंत फीडबैक लूप बनाता है। बच्चा सुनता है, समझता है और फिर रिएक्ट करता है। तो क्या ये हाँ ना वाला तरीका थोड़ा सतही नहीं है? क्या ये सच में गहरी समझ पैदा करता है, या बस एक ऑटोमेटिक जवाब है जिसे बच्चे बिना ज्यादा सोचे दे देते हैं? ये एक वैलिड सवाल है। जाहिर है, हाँ या ना वाले सवाल गहरे विश्लेषण वाले जवाबों की जगह नहीं ले सकते, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में उनका मकसद अलग है। उनका पहला काम है ध्यान बनाए रखना और बेसिक समझ को पक्का करना। जब कोई अकेला ऑडियो सुन रहा होता है तो ध्यान भटकना बहुत आसान होता है। ये छोटे इंटरेक्शन पॉइंट्स एंकर का काम करते हैं, जो सुनने वाले को वापस खींच लाते हैं। ये बात तो है। दूसरी बात, सही जवाब देने के लिए बच्चे को कम से कम उस वाक्य या उस आइडिया को प्रोसेस करना पड़ता है जिस पर सवाल आधारित है। ये सिर्फ सुनते रहने से तो कहीं बेहतर है। ये गहरी समझ की गारंटी नहीं देता, लेकिन ये उसकी नींव जरूर रखता है। ये पक्का करता है कि मैसेज कम से कम सुना और समझा जा रहा है। इसे आप एक्टिव लिसनिंग का एक सिंप्लीफाइड रूप मान सकती हैं। मैं समझ रहा हूँ। तो ये इंटरैक्टिव डिजाइन ही एक तरह का वर्चुअल गाइड बन जाता है, जो ध्यान बनाए रखता है और पार्टिसिपेशन पक्का करता है, खासकर जब कोई असली टीचर वहां मौजूद नहीं है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेनर की अनुपस्थिति के बावजूद ये भाषण कामयाब है, और इसका कारण यही इंटरैक्टिविटी है। हाँ, बिल्कुल। पारंपरिक ऑडियो लेक्चर या पॉडकास्ट अक्सर एक तरफा होते हैं, अब बस सुनते जाते हैं। लेकिन यहाँ हर कुछ वाक्यों या मिनटों के बाद एक सवाल पूछकर सुनने के अनुभव को छोटे हिस्सों में बांटा जाता है और उसे ज़्यादा मैनेजेबल बनाया जाता है। ये छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ज़रूरी हो सकता है, जिनका अटेंशन स्पैन थोड़ा कम होता है। सही। ये डिज़ाइन दिखाता है कि अच्छी तरह से प्लान किया गया और इंटरैक्टिव ऑडियो कंटेंट भी बिना किसी लाइव प्रेजेंस के बहुत प्रभावी हो सकता है। सफलता का राज पैसिव जानकारी देने के बजाय
एक्टिव भागीदारी को डिजाइन करने में छिपा है। ये ट्रेनर की फिजिकल एब्सेंस की कमी पूरी करता है क्योंकि बच्चा मेंटली प्रेजेंट और एंगेज्ड रहता है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इतना सरल सा इस्तेमाल बस हाना के सवाल सीखने के अनुभव को कितना बदल सकता है। ये महंगा या कॉम्प्लेक्स भी नहीं लगता। सही कहा, ये लो टेक इंटरैक्टिविटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। आपको हमेशा कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस या गेम की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी सबसे सरल समाधान ही सबसे असरदार होते हैं। ये एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। इसे बेसिक ऑडियो प्लेयर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दिखाता है कि प्रेरणा और सीखने के लिए महंगे गैजेट्स या जटिल सॉफ्टवेयर हमेशा जरूरी नहीं होते। जरूरी है डिजाइन और मनोविज्ञान की समझ। तो कुल मिला के आज हमने इस विद्यार्थी प्रेरणा संवाद की स्रोतों से ये समझा कि कैसे एक रिकॉर्डेड ऑडियो प्रोग्राम जिसमें कोई लाइव ट्रेनर नहीं है, बच्चों को सफलतापूर्वक प्रेरित कर सकता है। इसमें गुब्बारे वाले की कहानी जैसे रूपकों का इस्तेमाल होता है जो अंदरूनी मूल्य सिखाते हैं। बचपन में चलना सीखने जैसी व्यक्तिगत यादों का सहारा लिया जाता है जो दृढ़ता का संदेश देती हैं, और भविष्य के लिए मेहनत करने का सीधा आह्वान किया जाता है। और इन सबको बांधने वाली जो कड़ी है वो है इसकी इंटरैक्टिव प्रकृति। हाँ या ना में जवाब मांगने की वो सरल सी तकनीक जो बच्चों को व्यस्त रखती है और उनकी समझ सुनिश्चित करती है। हाँ, ये एक आकर्षक केस स्टडी है कि कैसे ऑडियो माध्यम का रचनात्मक उपयोग किया जा सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या सीखने का असली रहस्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछकर या सही कहानी सुनाकर सोचने की प्रक्रिया को एक्टिवेट करना है? ये इंटरैक्टिव ऑडियो तकनीक कितनी दूर तक जा सकती है? क्या गणित या विज्ञान जैसे ज्यादा तथ्यात्मक विषयों को भी इसी तरह दिलचस्प बनाया जा सकता है, या ये मुख्य रूप से प्रेरणा और मानसिकता बदलने के लिए ही ज्यादा उपयुक्त है? और सबसे बढ़कर ये हमें याद दिलाता है कि मानव ध्यान और भागीदारी को पकड़ना कितना महत्वपूर्ण है, और कैसे सरल डिजाइन कभी-कभी सबसे जटिल समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।